इजराइल फिलिस्तीन के बीच जंग जारी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, हमास को नेस्त नाबूद करने के लिए लगाएंगे अपनी पूरी ताकत। भारत ने जारी किए दिशा निर्देश। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, भारत सरकार इजराइल में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए प्रयासरत। अफगानिस्तान में आए विनाशकारी भूकंप में अब तक 2000 से अधिक लोगों की हुई मौत, हजारों की संख्या में लोग घायल। राहत एवं बचाव कार्य जारी। भारतीय वायुसेना आज मना रही है अपना स्थापना दिवस। प्रयागराज में आयोजित मुख्य समारोह में वायुसेना अध्यक्ष ने कहा, बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में वायुसेना की प्रासंगिकता और बढ़ी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत तमाम गणमान्यों ने दी शुभकामनाएं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने मुख्यमंत्री से सिक्किम में हुए नुकसान पर की चर्चा। कहा, केंद्र सरकार राज्य को सामान्य स्थिति में लाने के लिए सभी आवश्यक सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने सिक्किम के मंगन में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और राहत शिविर में पीड़ितों से की मुलाकात। कहा कि केंद्र की तरफ से संकट से उबरने के लिए राज्य को दी जा रही है हर संभव सहायता। और खेल की खबरों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चेन्नई में खेले जा रहे विश्व कप मैच में भारतीय स्पिनर्स का शानदार प्रदर्शन। ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम पवेलियन लौटी। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। आपको बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहा घमासान अब और तेज हो गया है। इजराइल पर हमास के हमले से अब तक 350 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। इजराइल के अलग अलग शहरों में रॉकेट हमलों से जबरदस्त नुकसान हुआ है। कई इमारतों में आग लग गई है। इन हमलों के जवाब में इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमले किए हैं। इजराइल की जवाबी कार्रवाई में 200 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। इजरायली सेना ने गाजा के साथ सीमा क्षेत्र के पास के निवासियों से घर के अंदर रहने का आग्रह किया है। इजराइल ने कहा है कि उसने अपनी आयरन डोम रक्षा प्रणाली को सक्रिय कर दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास को इसकी कीमत चुकानी होगी। उसे अंदाजा नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है। हमास के हमलों पर कई देशों ने इजराइल को अपना समर्थन दिया है। और इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आज एक आपात बैठक बुलाई है। इस क्लोज जोर सेशन में हमास के हमले के बाद मध्य पूर्व की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इजराइल पर हमले की निंदा की है और व्यापक टकराव से बचने के लिए सभी कूटनीतिक प्रयास करने का आग्रह किया है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि भारत सरकार इजराइल में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए प्रयासरत है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री और उनका कार्यालय स्थिति पर नजर रख रहा है और वहां फंसे हमारे छात्रों को वापस लाने के लिए बड़े प्रयास चल रहे हैं। कल रात से ही हम अपने छात्रों को वापस लाने के लिए बहुत प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। The Prime Minister's office is directly supervising the situation and we are on the job. Even in the past, many students, including people from Andhra Pradesh, were stuck across. So whether it was Operation Ganga or Vande Bharat, we brought everyone back, and I'm sure Government of India and Prime Minister's office is directly in touch with those people and is working and monitoring the situation. इजराइल पर हमास द्वारा किए गए आतंकी हमले पर विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि हम इजराइल पर आतंकी हमले से हैरान हैं और हम इजराइल के लोगों के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। भारतीय दूतावास की तरफ से एडवाइजरी भी इस बाबत जारी कर दी गई है। Prime Minister has already very specifically mentioned that we are shocked at the terrorist attack on Israel and we stand in solidarity with the people of Israel. Instructions have been already given. The advisory has been issued by the Indian Embassy that Indians should be cautious
Indians should stay close to the places of their regular stay of thing, and for any requirement they should inform and be in touch with the Indian Embassy. एयर इंडिया ने रविवार को कहा कि उसने तेल अवीव से आने जाने वाली अपनी उड़ानें 14 अक्टूबर तक के लिए रद्द कर दी हैं। इजराइल पर शनिवार को हमास के आतंकवादियों ने हमला किया था और तब से दोनों पक्ष लड़ाई में लगे हुए हैं, जिसमें कई लोग मारे गए हैं। एयर इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि हमारे यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा के लिए तेल अवीव से हमारी उड़ानें 14 अक्टूबर 2023 तक निलंबित रहेंगी। एयरलाइन इस अवधि के दौरान किसी भी उड़ान में बुकिंग की पुष्टि करने वाले यात्रियों को हर संभव सहायता देगी। भारत ने मौजूदा स्थिति के मद्देनजर इजराइल में रह रहे अपने नागरिकों से सतर्क रहने और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा है। इजराइल में भारतीय दूतावास ने परामर्श जारी करके भारतीय नागरिकों से अनावश्यक आवाजाही से बचने और सुरक्षित स्थान के पास रहने की सलाह दी है। आपात स्थिति में 9723-522-6748 पर संपर्क करने या फिर consulaviv@mea.gov.in पर संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। और वहीं फिलिस्तीन स्थित भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एडवाइजरी जारी की है। संदेश में कहा गया है कि मौजूदा जो सुरक्षा स्थिति है उसको देखते हुए फिलिस्तीन में भारतीय नागरिक किसी भी आपातकालीन स्थिति या फिर आवश्यक सहायता के लिए 24 घंटे की आपातकालीन हेल्पलाइन पर सीधे भारत के प्रतिनिधि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। और इसके लिए फोन नंबर दिया है 0592916418। व्हाट्सएप है 9705929164 और आपको बता दें कि अभिनेत्री नुसरत भरूचा इजराइल से मुंबई एयरपोर्ट पहुंच गई हैं। भारतीय दूतावास की मदद से उन्हें सुरक्षित स्वदेश लाया गया है। तो भारतीय अभिनेत्री नुसरत भरूचा जो इजराइल में थी और इजराइल से अब वो मुंबई सुरक्षित वापस आ गई हैं। और अब खबर है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में भूकंप के झटकों से चारों ओर तबाही का आलम है। 6.3 तीव्रता के इस शक्तिशाली भूकंप से अब तक करीब 2000 लोगों के मारे जाने की खबर है। अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण के प्रवक्ता ने बताया कि हेरात में जेंदाजान जिले के 4 गांवों को भूकंप से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। भूकंप से प्रभावित लोगों को बचाने के लिए राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। और प्रयागराज में आज संगम पर हुआ एशिया का सबसे बड़ा एयर शो बेहद ही खास रहा। इसमें भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल चेतक, चिनूक, डकोटा, तेजस, मिराज डिस्प्ले ने हिस्सा लिया। तो वहीं वायुसेना के बेड़े में समय पूरा कर चुके MiG-21 का आखिरी शो भी इस संगम नगरी में देखने को मिला। प्रदर्शन के बाद प्रयागराज से MiG-21 की विदाई हुई। एयर शो का मकसद भारत की वायुसेना की ताकत दिखाने के साथ साथ युवाओं को इसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। Airspace with the Rafales in the next airspace to the new generation fighter Rafale. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राजस्थान सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में कांग्रेस के नेतृत्व में महिलाओं का सबसे अधिक उत्पीड़न हुआ है। साथ साथ उन्होंने गहलोत सरकार पर युवाओं को भी दिशाहीन करने का आरोप लगाया है। पिछले 5 सालों में 19 बार पेपर लीक हुए हैं एग्जामिनेशन की। विभिन्न प्रकार की नौकरी के लिए जो राज्य के द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला एग्जामिनेशन है, ये भी अशोक गहलोत साहब की प्रशासनिक दक्षता की एक बहुत बड़ा
मानक के रूप में सामने आई है। भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई ये सब विषय है। प्रदेश की नौजवानों की भविष्य को दिशाहीनता की ओर ले जाने वाला ये सब कांड है। 19 बार अगर होता है, यानी हर एक क्वार्टर में एक बार ऐसी घटना आती है औसत। इसमें गरीब बच्चों की कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को सबसे चोट पहुंचती है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में भारत सरकार ने देश की सभी सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण के लिए अनेक कदम उठाए हैं। और इसी क्रम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सभी 28 राज्यों तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों के पंजीयकों और 13 राज्यों के कृषि एवं क्रियाशील 1851 कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को कंप्यूटरीकरण के माध्यम से सशक्त करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। देश की सभी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण की योजना की तर्ज पर एक राष्ट्रीय एकीकृत सॉफ्टवेयर के माध्यम से 13 राज्यों में कार्यशील 1851 कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की सभी इकाइयों के कंप्यूटरीकरण और केंद्रीय पंजीयक कार्यालय के कंप्यूटरीकरण की तरह ही सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारी समितियों के पंजीयक कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए केंद्र प्रायोजित एक योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के लिए एक केंद्रीय प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन किया जाएगा, जो योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए कार्य करेगा। इस योजना का कुल अनुमानित व्यय 225.09 करोड़ होगा। इस योजना के क्रियान्वयन से जहां एक ओर लोगों को राज्यों के सहकारिता विभाग तथा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के कार्यालयों द्वारा मिलने वाली सेवाएं त्वरित रूप से प्राप्त हो सकेंगी, तो वहीं दूसरी ओर इन कार्यालयों के कार्यों में पारदर्शिता एवं समरूपता आएगी, जिससे कार्य कुशलता बढ़ेगी और समय की बचत होगी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीटी न्यूज। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीटी न्यूज। आपको बता दें, सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा है कि राज्य में बाढ़ में मृतकों की संख्या 56 तक पहुंच गई है। इनमें भारतीय सेना के 9 जवान शामिल हैं। प्राधिकरण ने कहा है कि कई व्यक्ति अभी लापता हैं। सिक्किम में लोहनाक झील में ग्लेशियर के पिघलने से 4 अक्टूबर को तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आई थी। इस बाढ़ में 1000 से अधिक मकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। बचाव कर्मियों ने 2563 लोगों को सुरक्षित बचाया है। इसके अलावा 26 व्यक्ति घायल हो गए हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बताया है कि सिक्किम के लिए इस संकट के समय में भारत सरकार हमारे साथ खड़ी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के साथ हुई बैठक की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर सभी जरूरी काम करेंगे। कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर हम जो भी करना है हम लोग करेंगे। जैसा जो भी बिजली सप्लाई का काम था वो अभी कहीं शहरों में हम लोग ने कर चुका है, और जहाँ जहाँ भी रोड टूटा है वहाँ पर NDRF के साथ मिलके, BRO के साथ मिलके हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि हम लोग वहाँ उसी जगह में हम जहाँ पर डिजास्टर हुआ है सबसे ज़्यादा वहाँ पर पहुँच पाए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेरी ने सिक्किम के मंगन में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और राहत शिविर में पीड़ितों से मुलाकात की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र की तरफ से इस संकट से उबरने के लिए राज्य को हर संभव सहायता दी जा रही है। बहुत बड़ी त्रासदी है और वास्तव में जितना बड़ा संकट है और जितना नुकसान हुआ है, लोगों मिसिंग भी है, बहुत सारे लोग कैजुअलिटी भी हुई है। लोगों का घर संपत्ति का नुकसान होने के साथ साथ रोड कनेक्टिविटी का बड़ा नुकसान हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ है। और लगातार हमारी कोशिश ये है कि जो लोग ऐसी जगहों पर फंसे हैं जहां उनका जीवन संकट
हैं उनको पहले हम लोग निकाल लें। रोड की कनेक्टिविटी जहाँ नहीं वहाँ हम पैदल जाने की कोशिश कर रहे हैं और कैसे लोगों की ज़रूरतें पूरी हो सकें, इसके लिए पूरी तरह से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार, प्रदेश सरकार का पूरा सहयोग कर रही है। कर्नाटक के मांड्या में मनमुल डेयरी में आग लग गई। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। और कर्नाटक के बेंगलुरु में पटाखे की दुकान में लगी भीषण आग में झुलसने से 14 लोगों की मौत हो गई। मौके पर दमकल की 5 गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। माना यह जा रहा है कि दुकान के साथ ही एक गोदाम है जिसमें रखे पटाखों के कारण आग तेजी से भड़क गई। अंदर फंसे हुए कर्मचारियों को निकालने का काम जारी है और स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। वहीं कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक आलोक मोहन ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और अपने दौरे के बाद कहा कि हादसे की जांच जारी है और इस घटना में 5 दोषी पाए गए हैं। Total 35 people were working here. So 14 people they could not come out, and then the fire was very intense. So 14 people are dead in this case. So till now we were fighting with the fire and trying to remove the dead bodies from here. So now we will take up the investigation in the right way, and the total 5 people are accused in the case. 2 have already been arrested. The owner of the place, he has been already arrested in this case, and we will not leave anybody who is responsible for the incident as such. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवभूमि उत्तराखंड के पवित्र केदारनाथ धाम में बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ के पवित्र तीर्थों का दर्शन करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई। ये तीर्थ स्थल आस्था के साथ साथ राष्ट्रीय एकात्मता के भी आधार हैं। श्री बद्रीनाथ धाम और श्री केदारपुरी कि इन पवित्र तीर्थों का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई कि यहाँ पर दोनों पवित्र तीर्थों का दर्शन मुझे यहाँ पर करने और यहाँ के स्थानीय नागरिकों, पुरोहितों, तीर्थ पुरोहितों के साथ साथ व्यवस्था से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों का, जिन भी यहाँ पर आने वाले जितने श्रद्धालु हैं उनके मन में कितना उत्साह है, यात्रा की कोई थकावट नहीं। यही दिखती है कि यह तीर्थ स्थल आस्था के साथ साथ राष्ट्रीय एकात्मता के भी आधार है। और आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने जाली नोट छापने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत कई सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह फर्जी वेब सीरीज से प्रभावित होकर जाली नोट छापने में लगा हुआ था। दिल्ली पुलिस ने 19,74,000 के नकली नोट छापने वाली मशीन और अन्य सामान को भी बरामद किया है। और वहीं पूर्वी दिल्ली की पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस की टीम ने नकली नोट की तस्करी और सप्लाई करने वाले गिरोह का भी भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने भारत और नेपाल के 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये तस्कर भारत और नेपाल के नकली नोटों की सप्लाई करते थे। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 18.54 लाख की कीमत का भारतीय नकली नोट और 46.60 लाख की कीमत के नेपाली नकली नोट बरामद हुए हैं। और पश्चिम बंगाल में नागरिक निकाय भर्ती में कथित अनियमितताओं के संबंध में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। करोड़ों रुपए के भर्ती घोटाले के सिलसिले में सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मंत्री फिरहाद हकीम और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के परिसरों पर छापा मारा है।
पश्चिम बंगाल सरकार में कैबिनेट मंत्री फिरहाद हकीम और मदन मित्रा को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी नेताओं में गिना जाता है। कलकत्ता उच्च न्यायालय की पीठ ने इस साल 21 अप्रैल को सीबीआई को नगर निगम भर्ती घोटाले मामले की जांच अपने हाथ में लेने का आदेश दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्थक प्रयासों से देश में खादी के उत्पादों के प्रति लोगों का न केवल आकर्षण बढ़ रहा है, बल्कि शुद्ध आर्थिक लाभ के साथ साथ खादी आज वैश्विक ब्रांड भी बन गया है। बीते एक साल में देश भर में खादी एवं ग्रामोद्योग ने 9,50,000 युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार देने का काम किया है। खादी के बढ़ते प्रति जनमानस के बढ़ते क्रेज के विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की केंद्रीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मोजिन कुमार से। खादी एक वस्त्र नहीं बल्कि भारतीयता की पहचान है। इसी बात को महात्मा गांधी हमेशा जिक्र करते थे और इसी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खादी के जरिए किस तरह हम वोकल से ग्लोबल और ग्लोबल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार, व्यापार और कारोबार कर सकते हैं, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार। सर, सबसे पहले आपको बधाई, आपने निरंतर इसको उत्तरोत्तर तरक्की करवाई है। किस तरह देखते हैं खादी को लोकल से ग्लोबल? खादी हमारे आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। खादी हमारी आन और बान और शान है। पूज्य बापू की ये विरासत, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी अपने स्नेह से, अपनी मेहनत से पिछले 9 सालों में इतना ऊपर लेके गए हैं। खादी ग्रामोद्योग की बिक्री 1,34,000 करोड़ रुपए को पार कर गई है और ये पहली बार हुआ है। हम लोगों ने पिछले एक साल में देश को 9.5 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देने का काम किया है। आत्मनिर्भर भारत का ये सफ़र, स्वदेशी का ये सफ़र और आगे बढ़ेगा। हमारे युवा आएँ, खादी को अपनाएं। खादी एक पौराणिक पहचान थी, लेकिन आज एक ग्लोबल ब्रांड इसको प्रधानमंत्री जी ने बना दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खादी पहनना अपने आप में एक व्यक्तित्व की निशानी बनती है। G20 में आपने देखा कि किस तरह से भारत मंडपम से राजघाट तक का सफ़र ग्लोबल लीडर्स के गले में हमारे गरीब की खादी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शोभा बनी। आज लोकल के साथ साथ हमारे उत्पाद ग्लोबल हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम पूज्य बापू की इस विरासत को देश और पूरी दुनिया में आगे लेकर जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है, खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन और खादी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं। गाँव में आज भी रोजगार की कमी, लेकिन खादी के जरिए जो वीवर्स है, बुनकर्स है, उनके जरिए स्वावलंबी रोजगार का नया अवसर तलाश करने में ये कितनी मददगार है? स्वावलंबी रोजगार का ये सफ़र हमारे पिछले वित्तीय वर्ष में 9,54,000 लोगों को रोजगार का ये आंकड़ा दर्शाता है कि हम ग्रामीण भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार काम कर रहे हैं और हमारे युवाओं को, खास करके हमारी मातृशक्ति को इस क्षेत्र में स्वरोजगार के इस अभियान में हम उनको और सशक्त और मजबूत बना रहे हैं। तो केंद्रीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार, जिनका मानना है खादी न केवल एक वस्त्र है बल्कि भारतीयता की अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। यही वजह कि आज ये लोकल से ग्लोबल होकर न केवल रोजगार बल्कि कारोबार और व्यापार की बड़ी माध्यम बनती जा रही है। मेरे से कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और भदोही के जिला कारागार के कैदियों ने अपने हाथ का बेहद शानदार हुनर दिखाया है, जो प्रदर्शनी के एक स्टॉल पर साफ देखा जा सकता है। एक जिला एक उत्पाद, ये इन कैदियों के जीवन के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस पर जिला कारागार भदोही के जेलर RK वर्मा ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की है, वो आपको सुनाते हैं। कारागार में जो बंदी हैं उनका ताना बाना है, जो इस कारपेट एक्सपो में एक स्टॉल में लगा हुआ है। किस तरह से वो कैदी इस खूबसूरत कारपेट में उतार रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। जो भदोही जिले के जिला कारागार के जेलर हैं RK वर्मा साहब। प्रदेश की कारागारों में जो बंदी बंद हैं उनके स्वरोजगार के लिए, प्रशिक्षण के लिए प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई पिछले वर्ष, ODOP। हर जेल में एक प्रोडक्ट चुना जाए और वो बंदियों द्वारा बनवाया जाए। उसके तहत जनपद भदोही में, जैसा आपको मालूम है कि कारपेट का ही काम होता है, तो कारपेट का प्रशिक्षण जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से बंदियों को दिया गया। उसके बाद हमारे जिलाधिकारी महोदय द्वारा सारे टूल्स और किट्स और संसाधन उपलब्ध कराए गए। जबकि हमारे यहाँ बंदी बहुत कम संख्या में है, फिर भी उनको प्रेरित करके उनसे कालीन बनवाने का कार्य शुरू किया गया।
आज हमारे पास करीब 40 बंदी हैं जो इस कार्य को कर रहे हैं और उनके द्वारा विभिन्न तरह की टफ्टेड और नाटेड कालीनें बनाई जा रही हैं, जिनको हम विक्रय के लिए बाहर हमारे एक विक्रय केंद्र भी बना हुआ है। बाकी जो एक्सपोर्टर या जो भी मैन्युफैक्चरर बनवाना चाहते हैं वो भी बनवा रहे हैं। उससे जो पारिश्रमिक की धनराशि मिलती है वो बंदियों को दी जाती है ताकि वो अपने परिवार के पालन पोषण कर सकें और अपने केस की पैरवी कर सकें। और मेन उद्देश्य जो सरकार का है ये कि बंदियों का जो आपराधिक प्रवृत्ति से हट करके समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए, इसके तहत ये प्रक्रिया शुरू की गई है। कितना खूबसूरत प्रयास है सरकार का, और ये प्रयास दिखाई दे रहा है इस प्रदर्शनी में। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार का एक लोगो बना हुआ कारपेट, सत्यमेव जयते, पीपीपी यूपी पुलिस का। उसके अलावा ये जिला कारागार ज्ञानपुर भदोही का भी एक बढ़िया कारपेट बना हुआ है। तो ये प्रयास है सरकार का ओडी ओपी के माध्यम से कि किस तरह से जो बंदी हैं उनको स्वरोजगार भी मिले और उनकी जो प्रवृत्ति है उसको मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, भदोही। और अब खबर क्रिकेट विश्व कप से जुड़ी हुई। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वनडे विश्व कप में आज भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है। ताज़ा समाचार आपको बता दें, ताज़ा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट बना लिए हैं। 141 रन और 168 रन, 8 विकेट पर 168 रन, ये ताज़ा अपडेट है। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। सलामी बल्लेबाज मिचेल मार्श बिना कोई रन बनाए बुमराह की गेंद पर कोहली के हाथों लपके गए। डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ ने दूसरे विकेट के लिए 69 रन जोड़े। वार्नर 41 रन बनाकर कुलदीप यादव की गेंद पर आउट हुए। स्टीवन स्मिथ को 46 के स्कोर पर जडेजा ने बोल्ड किया। मार्स लाबुशेन को भी 27 रन के स्कोर पर जडेजा ने चलता कर दिया और इसी ओवर में जडेजा ने एलेक्स कैरी को भी पवेलियन भेज दिया और ऑस्ट्रेलिया ने 119 रन पर 5 विकेट गंवा दिए। ग्लेन मैक्सवेल को कुलदीप यादव ने बोल्ड किया, तो वहीं कैमरून ग्रीन को अश्विन की गेंद पर हार्दिक पांड्या ने लपका। तो लगातार भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार। कर्तव्य पथ में हम आ चुके हैं महाबलीपुरम। आपको दिखाएंगे किस तरह से सागर के तटों पर चल रहा है स्वच्छता अभियान। प्राइम मिनिस्टर इंडिया का जब 2019 में यहाँ आए थे, यहाँ ये सी बीच में कूड़ा वगैरह उठाए थे, ये बहुत यूथ के लिए इंस्पिरेशन किया है। हर एक आदमी अगर सफाई करेंगे ये सबके लिए अच्छा रहेगा। महाबलीपुरम में वो PM आया ना, उसको चेंज हो गया। Wherever he goes in nation, he used to talk about Tirukkural. He makes Tamilians proud.